हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है 2 मार्क्स क्वेश्चन पे। एएफएम में दोस्तों आपको पता ही होगा कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं और ख़ासकर वो केस स्टडी के फॉर्मेट में आते हैं। तो टॉप 50 केस स्टडी जो आपके इंटायर बुक के सिलेबस से बन सकती है वो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और दोस्तों इस केस स्टडी को एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप हैं ताकि आप देख पाएँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करना है, क्या लॉजिक है। तो यदि आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो निश्चित रूप से जो केस स्टडी, ये देखिए कंसेप्ट तो यही रहने वाला है, भले ही केस स्टडी का फॉर्मेट दूसरा हो, तो आप ये तो समझ जाएंगे ना कि कैसे हमें उसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो चलिए एक ही क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। नहीं बनता है कोई बात नहीं है, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। इस तरह से आप चीज़ों को, अपनी गलतियां भी देख पाएंगे और चीज़ों को याद भी रख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कंपनी ए ने एक बॉन्ड इशू किया है जिसमें डिटेल कुछ इस तरह है, जैसे कि इसका फेस वैल्यू दे रखा है 1 लाख का, कूपन रेट दे रखा है 8%, यानी कि हर साल आपको कितना मिलेगा बताइए। तो 8% यदि निकालिएगा 1 लाख का तो आपको मिलेगा 8,000, तो हर एक साल आपको 8,000 मिलेगा। फिर YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी, ये 6% दे रखा है। टाइम टू मैच्योरिटी 5 साल है और इंटरेस्ट हर साल दिया जाता है। तो पहला चलिए ये डेटा आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया रहेगा। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट इज मैकलॉ ड्यूरेशन। यानी आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि मैकलॉ ड्यूरेशन क्या होगा इस बॉन्ड का। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप पहले समझते हैं कि क्या होता है मैकलॉ ड्यूरेशन, क्या होती है। बेसिकली यह बताता है कि किसी बॉन्ड को कैश फ्लो, किसी बॉन्ड का कि कैश फ्लो का एवरेज टाइम कितना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैकलॉ ड्यूरेशन क्या बताता है, एवरेज टाइम। ठीक है, एवरेज टाइम ऑफ बॉन्ड कैश फ्लो। ठीक है, ये हमें बताता है कौन, मैकलॉ ड्यूरेशन, आपको पता होगा राइट। तो मतलब यह है कि यह एक तरीके का एवरेज होता है कितने टाइम बाद आपको पैसा मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले हमारे सामने जो केस दे रखा है उसका कैश फ्लो सबसे पहले आप निकालिए। मैं पीछे चलता हूँ राइट, मैं इस स्लाइड पे आता हूँ क्योंकि सारा डेटा यहीं पे है। सबसे पहले कैश फ्लो क्या होगा पहले वो समझिए। मैं कैश फ्लो को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझाने के लिए। ये हमने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया पहला साल 1 ईयर, तो 1 ईयर बाद क्या होगा, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख। ठीक है, 1 साल बाद आपको 8,000 इंटरेस्ट मिल रहा है राइट। ठीक है, और दोस्तों दूसरे साल भी आपको 8,000 मिलेगा क्योंकि 5 साल का है ना। तीसरे साल भी आपको 8,000 मिलेगा, चौथे साल भी 8,000 मिलेगा और 5वें साल आपको 8,000 मिलेगा और प्लस जो आपका इनफ्लो कैश फ्लो था जो आपने डाला था 1 लाख वो मिल जाएगा। यही होगा ना राइट, प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन यह अमाउंट आज के वैल्यू में कितना है यह कैलकुलेट करना होता है। समझिए ये जो 8,000 है आज के वैल्यू में कितना है राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, या शॉर्ट में इसको हम लोग PV से डिनोट करते हैं। तो चलिए आप ब्रेक डाउन करते हैं कैश फ्लो को। देखिए जब भी आपको मैकलॉ ड्यूरेशन निकालने बोले ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक टेबल बना लीजिए, क्योंकि टेबल से क्या होता है ना कि चीज़ें आप फास्ट और तुरंत कर सकते हैं। तो मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। ये मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूँ और यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ क्योंकि टेबलर फॉर्मेट से आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, और आपके लिए आसान भी होगा समझना। तो सबसे पहला टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे राइट। उसके बाद हम लोग जो है दूसरा कॉलम में हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो। यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयर, यहाँ पे ले देते हैं CF मतलब कैश फ्लो समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग ले देते हैं प्रेजेंट वैल्यू या PV फैक्टर बोलते हैं इसको, PVIF। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर। तो पहले इतना करते हैं फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये 4th ईयर है और ये 5th ईयर। 5 साल का इस बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैश फ्लो को देखते हैं। तो पहला साल आपको कितना मिला, 8,000 मिला। अभी मैंने आपको चार्ट बनाया था ना, टेबल बनाया था ना, याद है। अब पहला साल आपको 8,000 मिला कूपन रेट में। ठीक है, और PVF कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, 1/1 + R होल टू द पावर n। ये हमारा PV होता है, यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहलाते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखिए R क्या है, यहाँ पे R है हमारा, यहाँ पे इस केस में YTM। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 + 0.06। अब n का वैल्यू चेंज होगा, n = 1, तो ये पहला साल है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/1.06। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना आप तो ये आपको देगा 0.9433962। यहाँ कितना मिला आपको, 0.9433। ठीक है, तो ये पहला केस में हुआ। सेकेंड केस में जो है फिर से आपको कितना मिला, 8,000 मिला
दूसरा ईयर में भी 8,000 मिला, लेकिन जो ये फैक्टर होगा ना, अब वो कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप? ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.06 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि n=2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.06 का स्क्वायर। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको लगभग देगा 0.8899 समथिंग, ठीक है। थर्ड ईयर में भी 8,000 होगा, लेकिन बस चेंज क्या होगा हमारा PVF, ये प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0.836193। फोर्थ ईयर में भी आपको 8,000 ही मिलेगा, बस PV चेंज हो जाएगा। PV कितना होगा? तो PV हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 0.83। ये कौन सा फोर्थ ईयर है ना, तो फोर्थ ईयर में सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसे इरेज करता हूँ, यहाँ गलती हो गया है, ठीक है। फोर्थ ईयर में जो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा ही देता हूँ, राइट, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, अब ठीक है। फोर्थ ईयर में जो हमारा PV होगा, PVF होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा, वो होगा 0.7920,937। और फिफ्थ ईयर में क्या होगा दोस्तों? फिफ्थ ईयर में आपको कितना मिल रहा है? फिफ्थ ईयर में आपको 8,000 तो मिल ही रहा है कूपन रेट, और प्लस 1 लाख भी मिल रहा है, यानी 1,08,000 मिल रहा है। और इस पे जो है आपका PVF जो है, PVF आप निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.06 टू द पावर 5 करेंगे। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, जो आपका फैक्टर होता है ना, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, एंड इफ यू कैलकुलेटेड दिस विल गिव यू 0.7472, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको जो अगला कॉलम है ना, उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको इन दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब मैक्लॉड ड्यूरेशन को कैसे निकालते हैं? तो जितना कैश फ्लो है सबको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, PVF से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करना है? CV इंटू, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा लेता हूँ तो कि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। चलिए रेड ले लेते हैं। तो CV इंटू क्या करना है? CV इंटू PVF करना है, ठीक है। तो 8,000 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मिलेगा आपको 7547। कैलकुलेटर आप रखेंगे, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 7119 मिलेगा। इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 6716, ठीक है। फिर आप 8,000 को 0.792 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6335। डेसिमल में भी कुछ रहेगा, उसको हम ओमिट कर रहे हैं। और लास्ट केस में आपको मिलेगा 80,703। समझ में आया? अब मैक्लॉड ड्यूरेशन आपको निकालना है ना, तो क्या करना है कि जो भी कैश फ्लो को PV से आपने मल्टीप्लाई किया और उनको रेस्पेक्टिव टाइम से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको क्या करना है? कैसे मल्टीप्लाई करना है? टाइम से। जैसे टाइम कितना है यहाँ पे? पहला साल है ना, समझ में आ रहा है? ये पहला साल है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको इधर शो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। तो बेसिकली हमने किया क्या कि सबसे पहले जो है आपका कैश फ्लो को, जो हमारे फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये फैक्टर आपको दिया रहेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल थोड़ा सा और इलोंगेट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वां कॉलम, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया? सबसे पहले हमने टाइम लिखा, उसके बाद हमने लिखा कैश फ्लो, उसके बाद हमने लिखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसके बाद हमने लिखा ये कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय PVF, और उसके बाद हमने क्या किया? कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय PVF मल्टीप्लाइड बाय T। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ बीच से, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। तो पहले केस में क्या हो जाएगा? 7547 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7547 ही रहेगा। दूसरे केस में क्या हो जाएगा? 7119 इंटू 2 जो भी आएगा आपका। फिर थर्ड केस में जो आएगा, फोर्थ केस में जो आएगा। अब इन सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? समेशन, मैक्लॉड ड्यूरेशन का समेशन ऑफ PV इंटू T अपॉन समेशन ऑफ PV। PV क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो है ना, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। और फिर इंटू करेंगे तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको देगा 4.10। दिस विल गिव यू 4.10 ईयर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट से आपको मैक्लॉड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। समझ में आया दोस्तों? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेसिकली इस कॉलम का जो सम है वो मान लीजिए x आया, और इस कॉलम का जो सम है वो y आया। तो x डिवाइडेड बाय y जो होता है वही होता है हमारा क्या? मैक्लॉड ड्यूरेशन। तो टेबुलर फॉर्मेट इज़ द बेस्ट वे टू कैलकुलेट मैक्लॉड ड्यूरेशन। और आपको इंटरेस्ट फैक्टर दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, दूसरा सवाल पूछेगा तो आप समझ में क्या आया यहाँ से कि मैक्लॉड ड्यूरेशन एक एवरेज टाइम होता है जो कैश फ्लो के मिलने में लगता है। हर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है उसके PV फैक्टर से, और फिर इन कैश फ्लो को रेस्पेक्टिव टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट।
तो हमने क्या किया, प्रत्येक कैश फ्लो का ये पीवीएफ लिखा है माने ये फैक्टर आपको दिया रहेगा, ठीक है, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, और प्रेजेंट वैल्यू को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, सबको ऐड करके ड्यूरेशन निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4.10 निकला। अब अगला सवाल है कि आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना होगा। तो देखिए सेम सिचुएशन है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन यह बताता है कि बॉन्ड की प्राइस कितनी चेंज हो रही है अगर इंटरेस्ट रेट में एक छोटा सा चेंज हो तो इसकी कैलकुलेशन का फ़ायदा यह है कि आपको बॉन्ड का प्राइस का सेंसिटिविटी पता चलता है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारा मैकलाउ ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + YTM, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैकलाउ ड्यूरेशन अभी निकाला है, कितना निकाला है 4.10, और YTM कितना है 6%, यानी 0.06। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3.87 ईयर्स। ये ड्यूरेशन है ना, तो इसका यूनिट होगा ईयर, समझ में आया। इसका मतलब कि बॉन्ड का प्राइस रफली 3.87% चेंज होगा अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज होता है। तो मैंने बोला ना कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको ये बताता है कि हमारा बॉन्ड का प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट से कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको एक बात तो पता ही होगा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस हमारा घटता है, ठीक है। तो यदि हमारा इंटरेस्ट रेट में ये जो 3.87 ईयर का मतलब मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज हो रहा है, चेंज मतलब कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो हमारा बॉन्ड का प्राइस में 3.87% का चेंज आएगा। यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है दोस्तों? यदि समझ में आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ कंटेंट इन विच आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन अ लूसिड वे फॉर्मेट मैनर। चलिए आप देखिए तीसरा सवाल को देखते हैं। इसी क्वेश्चन का तीसरा सवाल है कि तो हमने अभी क्या देखा, की पॉइंट्स क्या देखा कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन यह बताता है कि बॉन्ड का प्राइस इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, और याद रखिएगा नेगेटिव ड्यूरेशन होता है। अब तीसरा सवाल ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि YTM जो है 100 बेसिस पॉइंट घट जाता है, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1%, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बॉन्ड प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो YTM यदि डिक्रीज हो जाता है तो बॉन्ड की प्राइस कितनी चेंज होगी। चलिए तो बहुत अच्छा सवाल है। तो आप समझते हैं कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए जब भी YTM चेंज होता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बॉन्ड का प्राइस पे उसका इम्पैक्ट होता है, और यह इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, इसको आप दिमाग में रखिए। फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज चेंज इन YTM। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी एक्स ने 2 बॉन्ड इशू किए थे। पहला बॉन्ड है बॉन्ड ए और बॉन्ड बी, राइट, और दोनों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बॉन्ड ए का फेस वैल्यू 100 रुपये का है, कूपन रेट 14% का है जो कि एनुअल पेमेंट है, टर्म टू मैच्योरिटी 4 ईयर्स का है, और करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़। बॉन्ड बी के फेस वैल्यू 100 रुपीज़, कूपन रेट 14% जो कि एनुअल पेमेंट है, टर्म्स टू मैच्योरिटी 7 ईयर्स है, और करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि दोनों बॉन्ड का YTM क्या है, ठीक है। तो बॉन्ड करेंटली अपने फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, और उनका जो YTM है वो उसके कूपन रेट के बराबर है, राइट। ये भी हमें दिया हुआ है कि YTM इज इक्वल टू कूपन रेट। चलिए तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ द YTM ऑफ बॉन्ड ए एंड बी। तो बोला ना आपको कि बॉन्ड जो है फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो दोनों सवाल है कि दोनों बॉन्ड का YTM क्या है, राइट। तो ऑप्शन आपके सामने है 12%, 14%, 15% और 10%। तो सबसे पहले तो फेस वैल्यू देखिए, दोनों का फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़ है, और करंट मार्केट प्राइस कितना है, ये भी 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बॉन्ड अपने फेस वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ लिखा भी हुआ है, क्योंकि देखिए ना फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस एक ही है, तो एक अपने करंट वैल्यू पे ही, मतलब कहने का मतलब कि दोनों बॉन्ड अपने फेस वैल्यू पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो कूपन रेट भी क्या होगा दोनों बॉन्ड का, कूपन रेट भी देखिए 14%, ये भी 14% है, ठीक है। तो YTM का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानते हैं, आपसे YTM पूछा गया है ना, ठीक है। तो YTM का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो YTM का मतलब होता है वो रिटर्न जो इन्वेस्टर को मिलता है अगर वो बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड रखे, यानी यदि ये मैच्योरिटी जो है इसका 5 साल का है, तब तक यदि ये होल्ड रखेंगे तो कितना इनको रिटर्न मिलेगा, वही होता है हमारा YTM। तो जब बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू पर ही ट्रेड होता है तो YTM सेम होता है जो कूपन रेट होता है। जैसे मान लीजिए कि बॉन्ड ए है, ठीक है, इसका कूपन रेट है मान लीजिए 14%, और मार्केट प्राइस भी 100 रुपीज़ है, तो YTM भी कितना होगा 14% ही होगा। सेम लॉजिक आप बॉन्ड बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ यहाँ से क्लियर हो गया कि जब भी हमारा कूपन रेट और जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कूपन रेट और YTM सेम होता है, कंडीशन क्या है कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू आवर मार्केट वैल्यू। ठीक है, वही कंसेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन। तो YTM तभी इक्वल होता है कूपन रेट्स के जब बॉन्ड फेस वैल्यू पे ट्रेड होता है। तो चाहे आप बॉन्ड ए को देखिए या बॉन्ड बी को देखिए, दोनों का कूपन रेट और YTM एक ही है, दैट्स वाई द YTM ऑफ बोथ इज 14। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि यदि इंटरेस्ट रेट 1% से घट जाए तो नया मार्केट प्राइस क्या होगा बॉन्ड ए का। तो इसको ज़रा समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट 1% गिर जाता है तो बॉन्ड ए का नया मार्केट प्राइस क्या होगा। आपको बताइए, इंटरेस्ट रेट घटने से प्राइस बढ़ता है मार्केट का, तो एक इन्वर्स रिलेशन होता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड का मार्केट प्राइस बढ़ेगा। अब जरा ऑप्शन को देखिए, तो ये नहीं, ये घट रहा है तो ये दोनों तो होगा नहीं, ए और सी में से कुछ होगा। तो यहाँ बोला गया कि इंटरेस्ट रेट 1% गिर गया, मतलब जो नया इंटरेस्ट रेट होगा, पहले इंटरेस्ट रेट कितना था, 14% था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ, पहले इंटरेस्ट रेट 14% है, राइट। अब वो घट के कितना हो गया, 13% पे आ गया, क्योंकि 1% घट चुका है, 13% पे आ गया है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, और बॉन्ड का फार्मूला हमें पता है, बॉन्ड वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, बॉन्ड वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमें पता है। वो कैसे निकालते हैं बताइए। तो जिसका 2 कंपोनेंट होता है, आपको पता होगा। एक होता है हमारा जो हमारा प्राइस निकालने का जो फार्मूला होता है उसका 2 कंपोनेंट है, एक है प्रेजेंट वैल्यू PVIF है, और एक है हमारा PVIF। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट होता है, एक फिक्स कंपोनेंट होता है और एक ईयरली वाला एन्यूटी वाला कंपोनेंट होता है। तो ए मतलब एन्यूटी हुआ, और यहाँ पे नॉन एन्यूटी वाला कंपोनेंट है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेके मतलब समझाता हूँ, इसका क्या मतलब है। जैसे देखिए, आपका बॉन्ड ए है, यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले कंसेप्ट। यहाँ से देखिए, हाँ, बॉन्ड ए में आपने शुरू में फेस वैल्यू 100 है, मतलब 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 100 जो है आपने इन्वेस्ट किया, और फिर पहला साल जो है आपको कितना मिलेगा, इसमें से जो कूपन रेट है यानी 14 मिलेगा, अगले साल 14 मिलेगा, अगले साल 14 मिलेगा, और सबसे लास्ट साल 114 मिलेगा, 100 + 14। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 14 + 100 ही लिखता हूँ। तो बेसिकली हम यदि बॉन्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मतलब आज के रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये जो है 14 14 14 14, ये तो एक एन्यूटी हो गया, और इसी एन्यूटी के लिए हम लोग PVIF का यूज़ करते हैं, और ये जो 100 है इसके लिए हम लोग PVIF का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप जो यहाँ देख रहे हैं ना, मैं अगले स्लाइड में आपको चलता हूँ। ठीक है, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो लिखा है कि PVIF अंडर ब्रैकेट लिखा है ना 13% और 4, ये 13 मतलब इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 13% हो चुका है, और 4 मतलब 4 साल। तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर आपको क्वेश्चन बुक में दिया रहेगा, इसके लिए आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली क्या करना है कि 14 को उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कूपन को उससे मल्टीप्लाई करना है, और PVIF के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, यानी फेस वैल्यू से। तो समझ में आया ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तो आपको PVIF है 13%, 4 पे दिया रहेगा, PVIF पे दिया रहेगा। जैसे देखिए, PVIF कितना मिला है आपको, 2.974, और PVIF कितना दिया हुआ है, 0.613। सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर मिलेगा। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये आपको टेबल जो है ये वैल्यू एग्जाम में दिया रहता है, क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा इसमें यदि आपको नहीं निकालना पड़ेगा। तो PVIF मान लीजिए आपको निकालना है, ठीक है, एट रेट 13% और 4 साल के लिए, तो किसके निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1 + 1 + r/n। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 / 1 + 0.13 होल टू द पावर 4, यानी कितना हो जाएगा, 1 / 1.13 का 4। आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा ये, और वही आपको मिलेगा 0.613। और यदि आपको एन्यूटी वाला निकालना है तो सबका इंडिविजुअली ऐड समेसन करना पड़ेगा, समझे ना। तो ये आपको कितना मिला, आपको मिला 102.94। ये आपका प्राइस है, बॉन्ड का प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में आ चुका है, आपके बुक से ही लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए समझिए, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड बी का पूछ रहा है कि इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 1% घट गया तो नया मार्केट प्राइस बॉन्ड बी का क्या होगा। तो बॉन्ड बी के केस में देखिए क्या अंतर है। तो बॉन्ड बी का केस में यदि बात करें तो यहाँ पे टर्म ऑफ मैच्योरिटी यहाँ 7 साल है, बस अंतर इतना ही सा है कि यहाँ पे 7 साल है। ठीक है, तो आप यदि बॉन्ड बी का यदि आप बॉन्ड प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका कूपन ले लीजिए। कूपन कितना है, कूपन देखिए ये 13 कूपन आपका 14 है, कूपन रेट 14 है ना। ठीक है, 14 कूपन को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, PVIF से, और आपका इंटरेस्ट रेट है 13% और कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और प्लस फेस वैल्यू कितना है हमारा 100 इंटू PVIF 13% और ये 7 साल, यही होगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, राइट।
तो यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस यही कैलकुलेट करना है आपको। तो PVIF 13% 7 साल में देखिए वैल्यू दिया होगा, कितना दिया हुआ ये आपको देख सकते हैं 4.423। कैसे निकाला जाता है पता है आपको? इसको निकालना सबसे सिंपल है, समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर n, n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 7, सबको जोड़ना है। आर कितना लेंगे आप? 13% लेंगे, तो इसका वैल्यू मिलेगा 4.423। और PVIF यदि निकालेंगे, एक निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.425। तो कैलकुलेट करके आपको मिल रहा है 104.42, यानी इसका बॉन्ड का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि 7 साल तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं। बॉन्ड प्राइस इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज प्राइस चेंज फॉर बॉन्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल बाय 1%। देखिए यहाँ पे परसेंटेज प्राइस चेंज कर रहा है। यदि नया इंटरेस्ट रेट 1% गिर जाता है तो ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज प्राइस चेंज क्या होगा बॉन्ड का, तो कैसे निकालिएगा? तो सिंपल सा बात है, पहले कितना प्राइस था, परसेंटेज का चेंज कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। पहले इसका प्राइस था 100, क्योंकि पहले केस में जो है आपका कूपन रेट, और जो आपका कूपन रेट जो था YTM के बराबर था, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या देखा कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो 100 का 100 ही था। अब वो बढ़कर कितना हो गया था? 102.94। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 102.94 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, यानी 2.94%। यही ना हुआ? बॉन्ड में कितना, ये ही परसेंटेज चेंज हुआ 2.94% का, और बॉन्ड भी में कितना परसेंटेज प्राइस चेंज हुआ? 4.42 का। अच्छा, अब देखिए एक सवाल है कि इंटरेस्ट रेट अभी घटा था, अब बढ़ रहा है, समझ रहे हैं? अब इंटरेस्ट रेट घट नहीं जाएगा, बढ़ रहा है, 1% बढ़ रहा है, तो आप बॉन्ड ए का मार्केट प्राइस बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इससे कुछ सीखिएगा आप, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। अभी तक घट रहा था, अब बढ़ेगा। तो अभी कितना था? 14% था, अभी बढ़कर कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो अंतर कहाँ पड़ेगा कि आपका कूपन रेट तो वही 14 का 14 ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप PVIF से, अंडर ब्रैकेट 15%, और कितना साल के लिए? 4 साल के लिए, प्लस 100 इंटू ये PVIF है, ठीक है। PVIF 15% 4 साल, यही ना होगा? तो वही देखिए यहाँ पे हमने किया है। तो आपको जो PVIF मिलेगा वो मिलेगा 2.855, ठीक है। और PVIF जो मिलेगा वो मिलेगा 0.572, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मिलेगा 97.17। मतलब आप ऑब्वियसली होगा कि बढ़ता है, यदि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस घटेगा, 100 से कम हो जाएगा, तो 97.17 होगा। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जो बड़ा वाला हो ना उसको एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों तो होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा घट रहा है, तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। तो अभी कितना है? 100, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड का प्राइस घटेगा। अभी क्या है? 100 है, 100 से कम होगा। 100 से कम वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो वही आंसर होगा। तो कभी कभी आपको ना ऑप्शन से भी खेलना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कैलकुलेशन करने का, बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए। बॉन्ड प्राइस बढ़ने से इंटरेस्ट रेट घटने से बॉन्ड प्राइस बढ़ता है, दैट्स ऑल, इन्वर्स रिलेशन है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जब 1% से चेंज हो रहा है बॉन्ड ए के केस में, प्राइस चेंज इज लार्जर व्हेन रेट फॉल। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अभी आप ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, इसको ज़रा समझिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, राइट। तो इसको समझते हैं दोस्तों, क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, जब हमने कैलकुलेशन किया तो बॉन्ड ए की प्राइस को, तो यह देखा कि जब इंटरेस्ट रेट 1% घटता है, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट 1% घटता है मतलब कितना? 14 से 13% हुआ, तो बॉन्ड ए की प्राइस कितनी थी? 102.94, ठीक है, हो जाता है, मतलब बढ़ता है, जो कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? 2.94% इंक्रीज हो रहा है। और जब परसेंटेज जो है 1% बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है 1% बढ़ रहा है, तो बॉन्ड ए का प्राइस कितना हो जाता है? 97.17% हो रहा है, जो कि कितना, लगभग यदि परसेंटेज निकालेगा तो 2.83% डिक्रीज हो रहा है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हम यह देख रहे हैं कि प्राइस चेंज एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल है कि नहीं है? दोनों बराबर तो नहीं चेंज हो रहा है। जब इंटरेस्ट रेट गिरती है तो प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस थोड़ी कम गिरती है। इसका मतलब ये है कि प्राइस चेंज इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? एसिमेट्रिकल है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? सही है, राइट। वही चीज़ यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है आपके सामने, जैसे कि फेस वैल्यू दे रखा है 500, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फेस वैल्यू है 500, ठीक है। और इसको ऐसे समझिए, इसको एक चार्ट बना लेते हैं। मतलब आपने 500 रुपया उसको दिया, ठीक है, और मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? 420 इसका मार्केट प्राइस है, और कूपन रेट है 12%। तो 12% यदि आप 500 का निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा बताइए? तो 10% हो गया 50, 12% हो जाएगा 60, मतलब 60 जो है आपको 4 साल तक मिलेगा ये, ठीक
ठीक है, और लास्ट में आपको 500 भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब टर्म टू मैच्योरिटी 4 साल का है, वो पता ही है। इनकम टैक्स रेट 30% है, यानी इनकम टैक्स 30% का दिया हुआ है, कैपिटल गेन टैक्स रेट 15%। अब देखिए यहाँ इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स दोनों को इंक्लूड किया गया, इसलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ज़्यादा पूछने की संभावना है इस एग्जामिनेशन में। चलिए समझते हैं। तो बॉन्ड होल्डर जो है ना वो पोस्ट टैक्स इनकम अर्न कर रहा है कूपन पेमेंट से, राइट। और क्या कर रहा है कि जो कूपन पेमेंट हो रहा है ना, जो 60 रुपये का हर एक साल उसको मिल रहा है, उससे वो क्या कर रहा है कि पोस्ट टैक्स इनकम अर्न कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। एंड द रिडेम्पशन वैल्यू इज एडजस्टेड फॉर कैपिटल गेन टैक्स, द बॉन्ड होल्डर वांट टू एसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कूपन रेट क्या है, कूपन रेट 12% है, तो कूपन पेमेंट कितना होगा, तो आपने निकाल लिया 60 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये पोस्ट टैक्स इनकम को, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पहला सवाल तो ये पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द पोस्ट टैक्स इनकम फ्रॉम द कूपन पेमेंट फॉर दिस बॉन्ड, ये तो कर रहा है। तो अब जो 60 रुपया है जो आप कमा रहे हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, कर रहा है ना, कि जो आपका देखिए टैक्स किस पे देना पड़ता है, जो आपका इनकम होता है, तो आपका इनकम यहाँ 60 रुपया है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। अब टैक्स का रेट देखिए 30% दिया हुआ है ना, हमने देखा ना टैक्स का रेट 30% दिया हुआ है। तो पोस्ट टैक्स इनकम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्लीज़ नोट दिस फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पोस्ट टैक्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है कि जो आपका कूपन पेमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक है, तो ये आपका टैक्स इनकम होगा, राइट। तो एक्चुअली कुछ है नहीं, ठीक है। आप सोचिए कि ये क्या है, आपने 30% टैक्स दे दिया तो बचा आपको 70%, तो 1 माइनस करने का मतलब ही हुआ। तो इस सिंपल सा चीज़ को रटने उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली समझिए कि 60 रुपया में से 30% जो है आपने दे दिया सरकार को, टैक्स दे दिया, तो कितना दे दिया आपने, तो कितना बचा होगा आपको, 60 का 70%, तो 60 का 70% कितना होता है 42। तो ये 42 रुपया क्या है आपका टैक्स इनकम है, समझे, पोस्ट टैक्स इनकम है। टैक्स देने के बाद जो इनकम है आपका वो कितना है 42 रुपीज़ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कुछ नया तो है नहीं, बस सिंपल सा अर्थमेटिक है, आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि कूपन रेट क्या होता है, कूपन क्या होता है, पोस्ट टैक्स। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जब इस तरह के क्वेश्चन आप देखें तो। दूसरा सवाल है कि रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा बॉन्ड का आफ्टर कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिए, अब सुनिए, जब आपको ये 500 रुपया पूरा का पूरा मिलेगा तो आपको कैपिटल गेन भी पे करना होगा, राइट। ऑब्वियस ही बात है, लिखा है ना, एंड द रिडेम्पशन वैल्यू, जब आप रिडीम करेंगे 4 साल बाद आप रिडीम करेंगे ना, रिडीम करेंगे तो कितना होगा 500 आपको मिलेगा, जो फेस वैल्यू आपने इन्वेस्ट किया था वो तो मिलेगा ही, और उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो कि 15% है, राइट। तो पूछा जा रहा है आपसे कि रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा बॉन्ड का कैपिटल गेन टैक्स को एडजस्ट करने के बाद। बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉन्ड का फेस वैल्यू है 500 और मार्केट प्राइस कितना है 420, कैपिटल गेन टैक्स का रेट है 15%, ठीक है। तो कैपिटल गेन यदि आपको निकालना है तो कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो कैपिटल गेन जो आपका निकलेगा वो कितना होगा, तो कितना आप गेन कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे ना। मार्केट का वैल्यू, मार्केट में उस बॉन्ड का वैल्यू है 420 और आपको मिल रहा है 500, यानी गेन, कैपिटल गेन आपका क्या हो गया, कैपिटल गेन जो हुआ आपका वो क्या हो गया, दैट इज़ नथिंग बट मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस, उल्टा लिखें, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 500 और मार्केट प्राइस कितना है 420, यानी 80 आप गेन कर रहे हैं, राइट। तो 80 गेन कर रहे हैं और इस पर टैक्स कितना देना पड़ रहा है आपको, कैपिटल गेन टैक्स कितना है 15, इसका 15% जो है आपको देना पड़ेगा, राइट। इसका 15% आप देंगे, 80 का 15% निकालेगा तो 12 मिलेगा, राइट। तो जो आपको रिडीम करेंगे वैल्यू वो कितना रिडीम करेंगे, क्योंकि 12 रुपया तो आपका गया, तो रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा, तो रिडेम्पशन वैल्यू जो आपको फेस वैल्यू मिलने वाला था 500, उसमें से 12 घटा दीजिए, ये आपको 12 देना पड़ेगा सरकार को, तो 488 जो है आपका क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे ये निकला। देखिए सिंपल सा चीज़ है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो 5 साल बाद जो आपको 5 साल के या 4 साल जो भी है, पूरा पीरियड के बाद जो आपको 4 साल बाद जो है आपको जो अमाउंट मिलेगा 500, तो ये आपका फेस वैल्यू है और मार्केट में जो वैल्यू है उसका है 420, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही ना आपका गेन हुआ। आपका गेन कितना हुआ, 80 रुपया ही तो गेन हुआ, क्योंकि अब 420 का तो मिलना ही था आपको, लेकिन 80 रुपये आपका गेन हुआ और 80 पे आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 80 का 15% होता है 12, तो ये 12 आपका गया हाथ से, तो 500 में से 12 गया तो बचा कितना, 488 बचा ना, 488, वही होगा रिडेम्पशन वैल्यू आफ्टर कैपिटल गेन टैक्स, समझे। अच्छा, अब सवाल है कि व्हाट इज़ द पोस्ट टैक्स YTM। बहुत बढ़िया सवाल है, अभी तक YTM पूछा था, अब पूछेगा कि पोस्ट टैक्स YTM क्या होगा। तो पोस्ट टैक्स YTM को कैलकुलेट करने का एक फिक्स फॉर्मूला है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई है जो कि कितना है 13.19। तो देखिए कैसे निकालेंगे पोस्ट टैक्स YTM निकालने, हाउ टू वी कैलकुलेट।
तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सवाल है कि ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे। हाँ, ये बॉन्ड का ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, ये चीज़ को हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर किया था, याद है? टेबल मैंने बनाया था, याद है कि नहीं आपको बताया था ना मैंने कि इस तरह का जब भी बॉन्ड का ड्यूरेशन पूछे तो इस तरह का टेबल बनाइए, ठीक है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ यदि नहीं याद है तो पहला में हम लोग सीरियल नंबर ईयर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 4 साल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कूपन रेट या कैश फ्लो। तो पहला साल में कैश फ्लो कितना है, पहला साल में कैश फ्लो आपका कितना है, यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरेशन पूछ रहा है ना, तो आपको कितना मिल रहा है, कूपन अमाउंट मिल रहा है। कूपन अमाउंट कितना था, जो भी है कूपन अमाउंट, राइट। तो वो आपको मिलेगा कैश फ्लो। एक बार कूपन अमाउंट देख लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे देखिए आपका कूपन अमाउंट था 500 का, 500 फेस वैल्यू है 12%, यानी कि 60, ठीक है। तो 60 है आपका, ये देखिए, ये इसको कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा। ये 60 पहला साल, 60 दूसरा साल, 60 तीसरा साल, और लास्ट ईयर में आपको मिलेगा 560, ठीक है। ओके, अब आपको ये तो हो गया कैश इनफ्लो, ठीक है। कैश इनफ्लो जो है आपका इतना है। अब कैश इनफ्लो का जो है आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बुक में कि वैल्यू कितना है, इसको इनपुट कीजिए, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर इसको टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर समेशन ऑफ पी वी इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ पी वी कीजिए। तो जो आपको है ड्यूरेशन मिलेगा बॉन्ड का। तो ड्यूरेशन कितना मिलता है, कितना आ रहा है, 3.51 ईयर, ठीक है। अब फिर ड्यूरेशन आपने निकाल लिया, तो फिर आप ये निकाल सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब कि यदि हमारा इंटरेस्ट रेट 2% घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। चलिए, ये सब चीज़ हमने देख रखा है। अब ये सवाल पे आते हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक सवाल है, ठीक है। इसको समझते हैं। लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखिए, एक मशीन है जिसको हमने 10 लाख में ख़रीदा था, इसका यूजफुल लाइफ है 10 साल, ठीक है। आपको सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड अप्लाई करना है। आपसे पूछ रहा है कि 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो देखिए, ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है ना, बहुत हेल्पफुल मेथड है। तो ये क्या कहता है, एक तरह का एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन होता है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर को ऐड किया जाता है ताकि हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। तो यहाँ देखिए कितना साल है, 10 साल है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 10 ईयर। इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, n + 1/2, आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है, निकालने का जरूरत नहीं है, सबको 10 तक मत जोड़िएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने जोड़ कर रखा है, ये डायरेक्टली अभी फॉर्मूला लगा लीजिए, 10 × 11 / 2, यानी कितना हो जाएगा 55, वही निकाला 55। तो कितना जल्दी हमने निकाल लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी ईयर को ऐड किया तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो 55 मिल रहा है, राइट। और अब हमें किस साल का निकालना है डेप्रिसिएशन, 3rd ईयर का, राइट। हमें किस साल का निकालना है डेप्रिसिएशन, यहाँ पर ही क्या लिखा है, फॉर द 3rd ईयर। अब जो 3rd ईयर है उसके लिए जो डेप्रिसिएशन फैक्टर होता है, यानी जो नंबरेटर जो हमारा होगा वो किसके बेस्ड होता है, वो होता है कि बेस्ड ऑन द डिजिट कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3rd ईयर। अब डिजिट कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3rd ईयर का मतलब क्या हुआ, राइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिट कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3rd ईयर। तो देखिए कौन सा डिजिट है 3rd ईयर में, 8 है, तो ये डिजिट की बात हो रही है। तो जब आप ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 10 9 उल्टा लिखेंगे, है ना, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 3rd ईयर में 8 रहता। मान लीजिए आपसे पूछता कि बताओ 5th ईयर का क्या होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट 5th ईयर के लिए है, तो 6 है। आपसे पूछेगा कि बताओ नहीं 7th ईयर का कितना है, तो 4 लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। तो डिजिट कौन सा है, 8 है, 8 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और 55 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, और जो आपका ये है क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ रहे हैं बात को। तो ये इस प्रकार से हम जो है निकाल पाएंगे कि 3rd ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, 3rd ईयर का व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉर द 3rd ईयर, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इट। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कॉस्ट ऑफ ये जो मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का, राइट, कॉस्ट सम ऑफ डिजिट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला सवाल है कि एक लोन NPA हो गया 30/4/2019 को, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 40 लाख का, जिसमें से 2 लाख का अनरियलाइज इंटरेस्ट है, राइट। और कह रहा है कि सिक्योरिटी का वैल्यू 20 लाख का है, लोन को D2 मान लिया गया है 30/4/2021 को, तो कितना प्रोविजनिंग चाहिए D2 में। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है 30/4/2021 को D2 में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि देखिए आपका 30 अप्रैल 2019 से लेकर 1 साल तक, राइट। तो 1 साल तक वो किस में रहेगा, सब स्टैंडर्ड में रहेगा, क्योंकि NPA हो चुका है। उसके बाद अगले में D1 में जाएगा, फिर D2 में जाएगा, यानी 19 से लेके 20 तक, फिर 20 से लेके 21 तक, और फिर 21 से लेके 22, अभी 22 से चल रहा है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन सा ईयर लिखा गया है, देखिए
21 है, तो वो D2 में चला जाएगा। तो आपको पूछा गया है कि D2 में प्रोविजनिंग क्या होता है। देखिए, जब भी आपको D2 में प्रोविजनिंग निकालना हो ना, तो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो प्रोविजनिंग का चार्ट है, जो प्रोविजनिंग का टेबल है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। तो ये जो 2000 है, 2 लाख का जो है अनरियलाइज इंटरेस्ट है, मतलब ये इंटरेस्ट रियलाइज नहीं होगा, यानी कि 40 लाख में से 2 लाख आप घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स होगा, अनरियलाइज इंटरेस्ट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी 38 लाख। या तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया हमारा, 38 लाख हो गया। अब इस 38 लाख में से जो सिक्योरिटी का वैल्यू है, यानी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, वो 20 लाख का है। तो ये जो 20 लाख है वो हमारा क्या हो गया, सिक्योरिटी पोर्शन हो गया। और बाकी 18 लाख जो होगा, ठीक है, तो आपका सिक्योर्ड पोर्शन का प्रोविजन कितना होता है, डाउटफुल का 40% होता है, और अनसिक्योर्ड पोर्शन 18 लाख है, उसका प्रोविजनिंग आपको 100% करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। देखिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास था आउटस्टैंडिंग बैलेंस था इसका 40 लाख, उसमें से आपने 2 लाख माइनस कर दिया, यानी 38 लाख हो गया। अब इस 38 लाख का 2 पोर्शन है। 38 लाख का एक पोर्शन है जहाँ पे 20 लाख आपका सिक्योर्ड है, ठीक है, और आपका 18 लाख जो है वो अनसिक्योर्ड है। तो इस सिक्योर्ड पोर्शन का जो है प्रोविजनिंग, जो कि डाउटफुल 2 कैटेगरी में, आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से कैटेगरी में प्रेजेंटली हमारा है। तो डाउटफुल कैटेगरी में जो हमारा सिक्योर्ड का प्रोविजनिंग होता है वो 40% होता है, यानी 20 लाख का 40% यदि आप निकालेंगे तो 5 लाख मिलेगा। तो 5 लाख का प्रोविजनिंग यहाँ करना है, और ये जो 18 लाख है इस पर आपको पूरा का पूरा प्रोविजनिंग करना होगा, यानी 18 लाख। तो टोटल प्रोविजनिंग कितना हो रहा है, यानी 23 लाख का आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, राइट। 18 पे आपको पूरा करना होगा। और सॉरी यहाँ पे 4 का ये 20 का 40% 8 होगा, सॉरी 8 लाख होगा, यानी 8 + 8 सो 26 लाख पे आपको करना पड़ेगा प्रोविजनिंग, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 240, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 360, राइट। और आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता क्या है। यह रेशियो बताता है कि स्टॉक कितनी बार पूरी बिक गया एक पीरियड में, एक पीरियड में स्टॉक कितना बार पूरा बिक गया है। आप मान लीजिए कुछ पीरियड आपने डिसाइड किया 1 साल का, तो 1 साल के अंदर स्टॉक जो था हमारा जो भी स्टॉक था वो कितना बार बिक चुका है, वही ये रेशियो बताता है, ठीक है। तो देखिए अब कैसे निकाला जाएगा ये फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS जिसको बोलते हैं, अपॉन एवरेज स्टॉक, इससे निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3000 का, मतलब 3000 का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। और फिर हमें अब निकालना क्या है, एवरेज स्टॉक निकालना है, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका क्या है, आपको मैंने बताया था कि जब भी एवरेज स्टॉक निकालेंगे ना, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 240 + 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ये 300। तो ये हमारा एवरेज स्टॉक है। तो 3000 को 300 से यदि डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये हमें क्या बताता है कि हमारा स्टॉक एक पीरियड में 10 बार जो है, तो सही आंसर क्या है, 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे C नंबर सही होगा, मतलब स्टॉक जो है एक पीरियड में 10 बार टर्न आउट हुआ है। चलिए एक सवाल देखते हैं। करंट एसेट दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, इंटेंजिबल एसेट दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व है, लॉन्ग टर्म लोन है, करंट लायबिलिटी है। आपसे डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछा गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए डेब्ट और इक्विटी 2 पोर्शन है। डेब्ट, अब डेब्ट के अंदर आप किस में से क्या लीजिएगा, अच्छा ये बताइए लॉन्ग टर्म लोन आप क्या लीजिएगा, कौन से कैटेगरी में लीजिएगा इस लॉन्ग टर्म लोन को। तो लॉन्ग टर्म लोन को तो ऑब्वियसली आप डेब्ट में ले लेंगे, ठीक है। और डेब्ट इक्विटी रेशियो होता क्या है कि ये रेशियो बताता है कि बिजनेस के पास कितना डेब्ट है इक्विटी के कंपैरिजन में। तो ये बताइए कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो लॉन्ग टर्म लोन किसका पोर्शन आएगा, ये डेब्ट का पार्ट आएगा ना, ठीक है। और दूसरी बात ये इक्विटी वाला कौन सा पार्ट आप लीजिएगा, तो ये जो हमारा कैपिटल एंड रिजर्व है यही ना इक्विटी होगा हमारा, दिस विल बी इक्विटी, राइट। तो आपका डेब्ट और इक्विटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 6000 अपॉन 4000 यानी 6/4 यानी 1.5:1। तो देखिए ये पहचानना आना चाहिए कि डेब्ट कौन सा है और इक्विटी कौन सा है। तो कैपिटल एंड रिजर्व जो है वो देखिए, इक्विटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात समझिए। इक्विटी का मतलब होता है कि जो ऑनर है उनका कंट्रीब्यूशन, जो ऑनर है बिजनेस के ऑनर है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और डेब्ट का मतलब होता है कि अदर्स कंट्रीब्यूशन, यानी आपने मार्केट से कितना बोरो किया है, राइट, बोरोइंग वाला पार्ट होता है, राइट। तो आपको पता ही है बेसिक सा इक्वेशन होता है कि एसेट बराबर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में ये सब जो पार्ट है ऑल दिस कम्स अंडर लायबिलिटी, डेब्ट, इक्विटी, राइट, एवरीथिंग कम्स अंडर लायबिलिटी। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट।
देखिए तो डी आर हमने निकाला है, तो डी आर हमें मिलेगा 1.5:1। अगला सवाल है NWC बता दीजिए, नेट वर्किंग कैपिटल बता दीजिए। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, राइट। मतलब समझिए नेट वर्किंग कैपिटल आपको क्या बताता है कि NWC इज इक्वल टू हाउ मच, 8000 माइनस 4300, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट वर्किंग कैपिटल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 3700, राइट। तो 3700 हमारा नेट वर्किंग कैपिटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता होगा जैसे करंट एसेट में आपका क्या आएगा, एसेट में आपका आएगा, मान लीजिए कोई लोन है और यहाँ पे आपका कोई डिपॉजिट है, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, यहाँ शॉर्ट टर्म लोन है। तो हो क्या रहा है समझिए, ये आपने किसी को 8000 का लोन दिया और उसको पूरा कहाँ से कर रहे हैं, 4300 से आप जो है उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन बाकी का जो है 3700 ये कहाँ से आएगा? तो ये है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल, इसको आप लॉन्ग टर्म फंड से फुलफिल करेंगे, राइट। तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना निकला, 3700। अब पूछेगा करंट रेशियो क्या होगा, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब उसके बाद पूछेगा कि बताओ टेंजिबल नेटवर्थ क्या होगा, ठीक है। तो टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालिएगा? तो नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट आपको क्लियर है? तो सिंपल शब्दों में नेट वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस के पास अवेलेबल फंड जो डे टू डे ऑपरेशन को रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर लीजिए, तो टोटल अवेलेबल फंड कितना होगा, 4300, ठीक है। तो 3700 जो है इनका करंट नेट वर्किंग कैपिटल होगा। और दूसरा है कि टेंजिबल नेटवर्थ। तो टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपका टोटल जो कैपिटल रिजर्व है वो कितना है, 40 यानी कि 4000, उसमें से जो है क्योंकि ये एसेट वाला पार्ट है ना, टोटल कैपिटल एंड रिजर्व 4000 और उसमें से माइनस कर लीजिए आपका 300 यानी कि 3700, राइट। दिस विल बी योर टेंजिबल नेटवर्थ। क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो लायबिलिटीज साइड में जो है आप अपना डेप्ट लिखते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेप्ट हो या शॉर्ट टर्म डेप्ट हो, और अपने एसेट साइड में जो है आप क्या लिखते हैं, एसेट साइड जो है आपका आप लिखते हैं आपका जो है नेटवर्थ लिखते हैं ना। और नेटवर्थ का दो पार्ट होता है, एक होता है टेंजिबल, ठीक है, जिसको छू सकते हैं आप, एक होता है इनटेंजिबल जिसको नहीं छू सकते हैं। तो टेंजिबल नेटवर्थ में हमारा कैपिटल और रिजर्व्स आएगा, राइट। और इंटेंजिबल एसेट में जैसे कि आपका गुडविल, आपका और भी गुडविल हो गया, उसके बाद ब्रांड्स हो गया, उसके बाद पेटेंट हो गया, ये सब हमारा इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है। अब सवाल है कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो होता क्या है नेट कैपिटल एम्प्लॉय, बेसिकली टोटल लॉन्ग टर्म फंड यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट को शो करता है जो बिजनेस ने लगाई है। तो टोटल लॉन्ग टर्म फंड ले लीजिए, राइट, कैपिटल रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन और उसमें से जो इंटेंजिबल एसेट है वो माइनस कर लीजिए, वो होगा हमारा। एक सवाल है, टर्म लोन दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व मशीनरी गुडविल सब दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर दिया हुआ है, आपसे ROE पूछा है। ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन टेंजिबल वर्थ पूछा है। व्हाट विल बी द ROE? तो ROE सिंपल शब्दों में होता क्या है, ये बताता है कि बिजनेस कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है अपने टेंजिबल नेटवर्थ पे, कितना पे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना रिटर्न ऑन टेंजिबल नेटवर्थ, टेंजिबल नेटवर्थ पे कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब देखिए मतलब ये कि कंपनी की टोटल नेटवर्थ गुडविल या इंटेंजिबल एसेट को छोड़कर कितना है। तो ROE का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी रिटर्न पूछेगा तो नेट प्रॉफिट को हम लोग नोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे, टेंजिबल नेटवर्थ, क्या डालेंगे, टेंजिबल नेटवर्थ और इंटू 100 कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट तो यहाँ दिया हुआ है 112 रुपया, लेकिन टेंजिबल नेटवर्थ तो निकालना होगा ना। तो टेंजिबल नेटवर्थ निकालना है, फॉर्मूला के हिसाब से टेंजिबल नेटवर्थ क्या होता है, कैपिटल रिजर्व ये सब के सब टेंजिबल में आते हैं, राइट। उसके बाद ये मशीनरी तो हमारा फिक्स एसेट है, टर्म लोन जो है वो तो हमारा पता ही है एसेट है, और गुडविल हाँ ये इंटेंजिबल एसेट है। तो सिंपल सा बात है, 135 में से 112 जोड़ दीजिए और 8 माइनस कर दीजिए, सॉरी 18, तो कितना आएगा, तो ये आपको नहीं मिलेगा 229। तो टेंजिबल नेटवर्थ कितना मिलेगा 229 और नेट प्रॉफिट कितना है 112, तो 112 डिवाइडेड बाय 229 इंटू 100, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, रिटर्न ऑन टेंजिबल नेटवर्थ, ROE जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखना है हमें। ये सवाल पिछली बार एक आया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि मिस्टर P है वो फिक्स्ड इनकम में इंटरेस्टेड है और उसको 20,000 जो है प्रत्येक साल के अंत में मिलेगा अगले 15 साल तक 8% प्रति की दर से। तो उसका एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, मिसेस P के बारे में बोला जा रहा है।
व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला ना आप ये नहीं याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा, राइट। तो देखिए क्या याद रखना है, 1 - 1/1 + r होल टू द पावर n बाई r, इसको p से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, ठीक है। इससे आप डायरेक्टली एन्यूटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ ईयर्स, r क्या है यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है। बस आप फॉर्मूला प्लग कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस एन्यूटी का अभी आज के डेट में क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको हर जगह काम आएगा। जैसे अब एक ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देख रहे हैं, ये एनपीवी पे बेस्ड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बेस्ड है। देखिए आपके सामने इस प्रकार का कैश फ्लो दे देगा। पहला साल 20,000 इसने दिया, अगले साल इसको 10,000 10,000 10,000 आया। तो आपसे पूछा गया है कि एनपीवी क्या होगा एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 15%, ठीक है। तो इसका एनपीवी कैसे निकालेंगे, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब पता है ना आपको, कि आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको शो करता हूँ। तो देखिए आपने 20,000 गया आपके हाथ से, और अगले साल से आपको 10,000 आ रहा है, 10,000 आया, 10,000 आया और 10,000 आया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज के डेट में वैल्यू क्या है, तो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा ना आप। तो 20,000 का पहले निकालिए, तो उतना ही लीजिएगा आप, -20,000, ठीक है। फिर 10,000 का निकालिए आज के डेट में। ये जो 10,000 है इसका आज के डेट में कैसे निकालिएगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1 + r होल टू द पावर n। r कितना है हमारा, डिस्काउंट फैक्टर 0.15 है, और एक साल ले रहे तो यहाँ 1 लिख लीजिए, क्योंकि आपको मिलेगा 8695। फिर इसका निकालिए आप, कैसे निकालिएगा, ये भी 10,000 है, डिवाइडेड बाई 1 + 0.15 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 7561। फिर आप थर्ड केस में निकालिए, यहाँ पास पावर 3 डाल दीजिए तो ये मिलेगा, और शुरू वाला जो आपका जा रहा है तो माइनस ऐड कर दीजिए साइन, ठीक है। तो एनपीवी जो आपको मिलेगा 2850, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।